अस्सलाम वालेकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, आज की सियासत में सवाल किसी एक बयान का नहीं, पूरे बयानिए का है। कराची के गुल प्लाजा की आग अब सिर्फ एक सानिया नहीं रहा, ये 18वीं तरमीम विफाक और सूबों के इख्तियारात तक फैल चुकी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि आइन को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हुकूमती सफ़ों से तरमीम पर सवालात मुसलसल उठ रहे हैं। इसी सियासी हंगामे में एक और तस्वीर है अडयाला जेल के बाहर, जहां मुलाकात का दिन है मगर मुलाकात मुमकिन नहीं है और दावा यह है कि कानून और इंसाफ एक ही दरवाजे पर रुक गए हैं। मुलाकातों पर पाबंदी हो या फिर हम देखते हैं कि अपोजिशन लीडर का तनाज़ा, हर मामला इत्तेमाद के बहरान को जाहिर कर रहा है। एक तरफ मार्च में 18वीं तरमीम के दावे, तो दूसरी जानिब 8 फरवरी को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर शटर डाउन की कॉल। सवाल ये नहीं कि कौन दुरुस्त है, सवाल ये है कि क्या मुल्क एक बार फिर आईनी सियासत और एहतजाजी सियासत के बीच उलझने जा रहा है। नाज़रीन, ये तो था प्रोग्राम का पहला हिस्सा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, इसके साथ ही हम इस पे भी नज़र दौड़ाएंगे कि हुकूमत तालीमी इमरजेंसी का ऐलान तो करती है, मगर ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि तालीम की कीमत अब रियासत नहीं अवाम अदा कर रहे हैं। मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे आज भी स्कूल से बाहर हैं और तारीख में पहली बार घरेलू तालीमी अखराजात हुकूमती बजट से आगे निकल चुके हैं। निजी स्कूलों की फीस हो, कोचिंग सेंटर्स हो या इजाफी अखराजात, वालिदैन हर सतह पर खलापुर कर रहे हैं, जबकि रियासत का हिस्सा सुकड़ता नजर आ रहा है। सवाल ये नहीं कि तालीम महंगी क्यों हो गई, सवाल ये है कि क्या रियासत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आईनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तालीमी बहरान पॉलिसी की नाकामी है या तरजीहात की, और अगर यही रुझान जारी रहा तो मुस्तकबिल किसके हाथ में होगा, रियासत के या सिर्फ इस्तात रखने वालों के हाथों में होगा। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं शकील साहब, किरण खान साहिबा, सायरा बानो साहिबा, असगर चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सब आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज शकील करार साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, क्या कराची के गुल प्लाजा आतिश ज़दगी जैसे सानहे वाकई 18वीं तरमीम की नाकामी का सबूत हैं, या ये महज एक सियासी बहाना समझा जा रहा है ताकि सूबाई इख्तियारात वापस लेने की राह हमवार की जा सके? शुक्रिया आकाशा। देखें, ये कि 18वीं तरमीम की बात जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ़ ने की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती है आवाम को बेवकूफ़ बनाने, और जो इशू है जो चल रहा है बर्निंग इशू कराची का, गुल प्लाजा का, उससे तवज्जो हटाने की एक सियासी कोशिश है। माजी में भी इस तरह होता रहा है। ये जब दोनों इक़्तिदार में मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट में इक़्तिदार में मौजूद हैं, तो एक दूसरे पर तनकीद जो है वो एक नूरा कश्ती है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम आपस में लड़ रहे हैं, हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन एक ही जगह बैठ के हुकूमत के मज़े ले रहे हैं और सिर्फ अपने फेस सेविंग कर रहे हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी है कि आने वाले वक्त में नून लीग के पास, आवाम के पास बराह रास्त जाने के लिए कोई मौक़िफ़ नहीं होगा, कोई स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नहीं होगा, और ना ही उसके कोई माजी के कारनामे होंगे कि वो आवाम के पास जाकर दोबारा से वोट मांग सके। पीपल्स पार्टी इस हवाले से थोड़ा बहुत पीछे रह कर अपनी पॉलिटिक्स चमका रही है। आप देखें ना कि जो ही ये वाक़या हुआ तो फौरी तौर पर फेडरल गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमत है सिंध की, उसकी दरमियान आपस में बातें शुरू हो चुकी थी। MKM ने अपना किरदार अदा किया। MKM अलग से अपने आप को एक तीसरी सियासी क़ुव्वत के तौर पर पेश करती आ रही है और अब भी कर रही है, और वो यही कह रही है कि ये सूबाई हुकूमत का इशू है, जबकि वो भी सूबाई हुकूमत में शामिल हैं। अब आप किस तरह शामिल है, किस तरह नहीं है, फिर ये एक अलग बहस है। लेकिन आप क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी और हुकूमत में इक़्तिदार में शामिल नहीं है MKM के साथ? हैं, बिल्कुल है। तो कसूर पर एक का नहीं हो सकता ना। अब वज़ीर जो मुतलका वज़ीर है वो अगर पीपल्स पार्टी का है तो MKM भी तो बैठी है वहाँ पे, गवर्नर किसका है और CM किसका है? तो ये उसमें आप आवाम को इस तरह बेवकूफ़ ना बनाएं। असल जो इश्यूज़ है उस पर बात करें कि ये सानिया हो गया, आइंदा ना हो, इस पर ये पार्टियाँ क्यों नहीं बैठ जाती हैं? अगर आपने निज़ाम तराशी करनी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ईवान के अंदर और ईवान के बाहर, स्क्रीन पे आके बातें और करनी है और सामने बैठ के बातें और करनी है, तो आवाम ये जान चुके हैं कि आप अंदर से एक है, आपको सिर्फ अपने इक़्तिदार से गर्ज़ है, आपको आवाम के मसाइल से इशू नहीं है। अगर होता तो पिछले 2 साल में, चले हम कहते हैं कि आपके पास वसाइल नहीं थे, वसाइल का कुछ हिस्सा अगर आपने इन चीज़ों पर लगाया होता, इन हादसात की रोकथाम के लिए लगाया होता, तो हम कहते चले कुछ तो इन्होंने इक़दामात किए।
फायर फाइटर की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए, उसको स्किल्स बढ़ाने के लिए या उसको इक्विपमेंट देने के लिए अगर आपने कोई फ़ंड मुख्तस किए हैं तो हमें बता दें। हमारे इल्म में तो ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही है। जैसे कि पहली बात भी हो चुकी है कि 2 करोड़ से 3 करोड़ तक की आबादी है, उसके लिए 1 लाख के ऊपर एक फायर ब्रिगेड का एक ट्रक है जो उस पूरे निज़ाम को देखता है, और उसके अलावा कहाँ कहाँ उसकी रेंज है ये भी सब सामने आ चुके हैं। अब तो ये बात सामने आ रही है जो बड़ी खौफनाक बात है कि लोग उस प्लाजे में झुलस कर जो मरे हैं उनकी तादाद कितनी है और जो दम घुटने से मरे हैं। देखिए ऐसे बहुत से जो लाशें मिली हैं जिनके मोबाइल फ़ोन बज रहे हैं और वो अटेंड नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि लाश जली नहीं बल्कि दम घुटने से उसकी मौत वाक़या हुई है। तो मतलब इतने रास्ते बताए जा रहे हैं कि 12 से 15 उसके दाखिली खारजी रास्ते थे, तो उसका वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं था। उसका बात हो चुकी है कि जो इमरजेंसी एग्ज़िट है वो नहीं था, किसी भी तरफ नहीं था, तो इसलिए लोग निकल नहीं पाए। फिर बात उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन इसको ठीक किसने करना है? ठीक उन्होंने नहीं करना है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इससे पहले जो वाक़यात हुए उस पर क्या हुआ? मतलब हम वो कौम हैं, हम वो सियासतदान हैं कि जो अपने माजी से, अपने तारीख से सबक नहीं सीखते, ना हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, हम सिर्फ सियासत कर रहे हैं और सियासत में अपने आप को लपेट रहे हैं। कहा जाए तो आप अपने सिर्फ अपना माल लपेट रहे हैं। सूबाई हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, जैसे कि कहा जा रहा था कि 60 करोड़ रुपए महीने का भत्ता जाता है। किसको जाता है, कहाँ से जाता है, कौन देता है, क्यों देता है? इसमें कसूरवार सिर्फ सूबाई हुकूमत नहीं है, जो मेयर है वो भी कसूरवार है, जो मुतलका डिपार्टमेंट्स है वो भी कसूरवार है, और ताजर भी कसूरवार है, उस प्लाजा का मालिक भी कसूरवार है। सबके खिलाफ एक आला अदलिया पर मुस्तकिल इंक्वायरी हो, जो कसूरवार है उनके मुताबिक सजा दी जाए। इसका ये हल है। सर बताया तो जाता है कसूरवार कौन है और सब जानते भी हैं, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। असगर चौधरी साहब, कुछ ना ऐसे सूबाई वज़रा हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जानिब से ये कहना है कि भाई जो सिंध की हुकूमत है उस पर क्यों बात की जा रही है। अगर ये हो गया तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, और इसके साथ और भी बहुत सी सियासत ना करें। एग्जैक्टली इस पर सियासत की जा रही है। तो आपको लगता है कि कहीं कोई सियासत हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है? ज़ाहिर जी, आपने पूरी पीपल्स पार्टी को कटहरे में खड़ा कर दिया। सियासत अगर हो भी नहीं तो और किस पे पॉलिटिक्स किसको खड़ा कर रहे हैं सर? वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बात किस पे करेंगे, तनकीद किस पे करेंगे? आप बात तो सुने ना, देखें, गुजारिश ये कि बिल्कुल एक हादसा हुआ है, इंतहाई अफसोसनाक हादसा है। अदारों की नाअहली और नाकामी खुल के सामने आ गई है, इस पर कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन सारा कसूरवार पीपल्स पार्टी को ही करार देना ये भी तो ज्यादती है ना। आप ज़रा कराची शहर का जायज़ा लें तो पहली मरतबा मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मेयरशिप जो कराची की है वो जनाब आई है पीपल्स पार्टी के पास। मुझे याद है पहले नियामतुल्लाह साहब थे वहाँ पर, वो कह रहे थे बात कर रहे हैं कराची के हकूक़ के लिए मैं, मेरी अर्ज़ सुन लेना, कराची के हकूक़ के लिए मैं जान दे दूंगा। सबसे कम उम्र तरीन मेयर आए थे डॉक्टर फारूक सतार कराची के। जी, सबसे कम उम्र तरीन पहले मेयर ये आए थे कराची के। उसके बाद वो मुस्तफ़ा कमाल साहब और फिर बाकी। देखिए, हमेशा वहाँ पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के पास, सॉरी MQM और जमात इस्लामी के पास मेयरशिप रही है। पीपल्स पार्टी के पास तो पहली दफ़ा आई है। आप सारा कसूर जो है वो सिर्फ मेरे कराची के ऊपर ना डालें। हाँ ठीक है, सूबाई हुकूमत की यहाँ पर नालायकी हो सकती है, उसने क्यों नहीं कराची का जो बिलखसूस जैसे उसे पूरे शहर को खोद के रखा हुआ है, और जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह बना है कि बर वक्त पानी वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। पहला तो आपका आ गया फायर ब्रिगेड, चले आपका क्लेम है कि 20 मिनट में आया, लोग कहते हैं कि 50 मिनट में आया। ये बात नहीं है, ये बात हो चुकी है कि पानी ताखीर से पहुंचा, उसकी वजूहत और पानी से आग कितनी बुझी है वो आपको भी पता है। जी बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात यह है, देखिए 18वीं तरमीम का पेट में बहुत मरोड़ उठ रही है, बड़े अरसे से उठ रही है। ये बड़ी मुश्किल से मुस्लिम लीग नून उस वक्त राजी हुई थी, और इसका क्रेडिट बिल्कुल अगर हम ना दें सीनेटर रज़ा रब्बानी को तो ये ज़्यादती होगी। वो एक कमेटी थी और जिसने ये 18वीं तरमीम मंजूर की थी। इसमें असल में तो जो 1973 का आइन था उस वक्त भी तो आपका वादा था ना कि इन चीज़ों को हमने ख़त्म करना है और साहिल और वसाइल का इख्तियार आपने सुबह को देना है। आपने बल्दियाती इंतखाबात चले, सिंध में तो इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है। क्या मुझे ये बताइए लाहौर में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम है? इस वक्त लाहौर का मेयर है कोई? इस्लामाबाद में है। मुझे इस्लामाबाद का बता दें, यहाँ पर कोई मेयर है? पेशावर का बता दें, वहाँ पर कोई है? और पेशावर में जो थे भी, जो अभी ख़त्म हुए, पूरे उनके 4 साल ख़त्म हो गए, 1 रुपये का आपने उन्हें फ़ंड नहीं दिया है। और ख़ुद अली अमीन गड्डापुर ये कह चुके कि मैं 30 अरब इन्हें क्यों दूँ, मैं वो पैसे खुद क्यों ना लगाऊँ।
तो बात ये कम से कम एक पार्टी ये कर तो रही है ना, आप निज़ाम की खराबियों को दूर करें, आप समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें हादसात से। देखिए कैलिफोर्निया में मतलब आप कह रहे हैं कि जंगलों में घरों तक वो आग आई। मेरे बेगुनाह है? नहीं, मैं बेगुनाह तो नहीं कह रहा हूँ, तो फिर मैं ये तो नहीं, लेकिन मैं उसे मुजरम भी नहीं समझता, मैं उसे मुजरम भी नहीं समझता मेरे कराची को, क्योंकि जरा पीछे वालों को तो देखे। अभी आप देखिएगा कि 2 साल तो आपने गुजार दिए ना भाईजान। आप ये बताइए 300 से ज्यादा लोग बल्दिया की फैक्ट्री में जले थे, बाहर से लॉक किया गया था। कितने लोगों को वहां पर फांसी लगाई थी आग? जिन्होंने लगाई थी सबको पता है कि कितनों को वहां पर फांसी हुई है आज तक। ये हमेशा यही खिलवाड़ होता है। यहाँ पर ये चाहिए, देखें जो कराची के स्टेक होल्डर कौन है, सबसे बड़ी है वहाँ पर MQM और उसके बाद पीपल्स पार्टी है, फिर जमात इस्लामी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, दूसरी जमातें भी हैं। कराची के स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि कराची के मसाइल को देखें। कल जो लिस्ट गई है CM की टेबल के ऊपर, और उसके ऊपर CM ने भी बड़ा चाहे ड्रामा किया है या ववेला किया है, जो भी किया है उसने। अब वो आबाद वालों की मैं बात सुन रहा था, 3 दिनों में ये मुमकिन नहीं है भाई। 2024 की ये फहरिस्त बनी हुई है जो फायर फाइटिंग से मुतल्लक उन्होंने ऑडिट आपका किया हुआ है, तो आपने इस पूरे 1 साल में क्यों नहीं कुछ किया? जब हादसा हो जाता है आप भी बेगुनाह बन जाते हैं। और फिर पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी, फिर लेन देन का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो रेट पहले 50,000 था अब 5 लाख हो जाएगा, और आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल के वो CM की टेबल के ऊपर फाइल आ जाएगी। लें जी, इन तमाम बिल्डिंग्स का जो ऑडिट है वो मुकम्मल हो गया था और हर चीज़ अब पूरी हो गई है। फिर पता चलेगा एक नई आग लगेगी कि भाई इस बिल्डिंग में तो ये चीज़ें मौजूद ही नहीं थी। हमने असबाब की जानब जाना है, इल्जाम तराशी की जन्म ना जाए। इसबाब और जिम्मेदारान कौन है, उन्हें आप कटहरे में लेकर आए। असगर चौधरी साहब, हमेशा जब इस तरह के वाकयात होते हैं ना, फिर हमें अब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, फिर वहाँ पे हम जैसे ही लोग बैठे होते हैं, फिर उस पर मुजम्मत भी होती है, लेकिन उस मुजम्मत के बाद एक और सानिया जो है वो भी हमारे सामने होता है। सायरा बानो साहिबा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगी कि क्या लोकल गवर्नमेंट निज़ाम को मजबूत करने के लिए 18वीं तरमीम में तरमीम की ज़रूरत है, या सूबाई हुकूमतें खुद लोकल बॉडीज़ को इख्तियार बनाने में नाकाम हो चुकी है? और इसके साथ अगर 18वीं तरमीम को कमज़ोर किया गया तो क्या ये 1973 के आइन की रूह के खिलाफ वर्जी नहीं होगी? और जैसा कि बिलावल भुट्टो और दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सही उनकी बात से थोड़ा एग्री करती हूँ कि ये सारा मलबा मेयर के ऊपर नहीं डाला जा सकता जी। वो सोशल मीडिया पे शेयर भी हो रहा है कि इनके कितने लोगों के कितने टेन्योर, उनका पूरा अरसा मतलब वो है। लेकिन यहाँ पर हम सिंध गवर्नमेंट को बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते कि अभी जिस तरह ये मेयर साहब हैं, अब जब इन्होंने NOC नहीं लिया तो इनको बंदर रोड खोदने की जरूरत क्या थी? कि बाकायदा NOC होता है, वो हम लोग भी वहां से जाते हैं तो वो वहां से गुजरने की जगह नहीं, और जो ट्रैफिक जैम होता है, आप यकीन नहीं करें, लगता है इंसान नफसियाती मरीज मतलब जहाँ पहुंचना होता है, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे उन पर गुस्सा आना शुरू होता है कि मैं इनके पास आई क्यों। तो ये उनका कसूर है। लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट यहाँ पर थी, उनके पास पूरी ताकत थी। तीसरा मतलब वो कहते हैं कि हुकूमत को 3 इलेक्शन मतलब जैसे हो गए हैं ये मुसलसल, तो इन्होंने अपने इदारों के साथ क्या किया, मतलब हम बहस कर चुके हैं इसके ऊपर कि इन लोगों ने पैसे लेके भर्तियां की, फिर उसके बाद इनके रिश्वत का रेट बढ़ गया। जो इनका जाता है वो पैसे लेके इनको वो NOC दे देता है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ पर है? आपके प्रोग्राम में नस्ला टावर की बात हुई थी, फिर उसके बाद आप ये जाम सादक पुल की तरफ आए, पुल के बीच में जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है। और तो और ये जो नहर खयाम है, जो नाला है, मैं तो उसको नहर पता नहीं खुदा जाने क्यों कहते हैं, वो तो वहां पर एक बिल्डिंग पीपल्स पार्टी के ही बंदे की है। वो चले गए यहाँ से, मेरे ख्याल में टप्पी साहब थे, उन्होंने स्टार्ट की थी, अभी सिर्फ बुनियाद तक पत्थर डले थे, तो वो फिर वो उसके ऊपर वो कहते ना स्टे हो गया, तो इन्होंने तो नाले भी नहीं छोड़ रहे थे। उसके बाद जो इसमें सबसे बुरा किरदार है MQM के, आप मुझे बताएं, अभी इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे थे असेंबली में खड़े होके, इनको बोले कि जरा अवाम तुम जाकर दिखाएं। इनको अवाम मुस्तरद कर चुकी है, ये जा नहीं सकते। गवर्नर टिसोरी के साथ जो किया था, मैं कहती हूँ तो आगे उन्होंने एक चपत लगानी चाहिए थी उनको। और उसके बाद ये जा नहीं सकते, जब प्लेट में रख के इनको 14 सीटें दे दी, बल्कि मेरे ख्याल में जो 15वीं थी, तो फिर इन्होंने बोला कि भाई हमने वहां से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो अब चौकी से आगे का इलाका है। तो फिर जब आप इस तरह के नुमाइंदों को आप देंगे, और बाकी जमात इस्लामी, मैं कह रही हूँ मुझे जमात इस्लामी के किरदार समझ नहीं आता, ये है क्यों?
ये हर मतलब उस चीज में मतलब आई एम सॉरी कि एक मुनाफकत ही मुनाफकत है। तो अब ये जब यहाँ पर आकर सब आकर ये बात कर रहे हैं और फिर अभी आपने, और ये इन सबका आपस की गेम है। जो आप 18वीं तरमीम की भी बात कर रहे हैं, इनके कान मरोड़ कर इनको हुकूमत में बिठाया हुआ है, एक पेज के ऊपर बिठाया हुआ है, ये टाइम गुजारने के लिए। या वो कहते हैं ना कि एक ऐसी चीज वो करते हैं कि पीपल्स पार्टी को डर ही रहे कि ये कुल्हाड़ा हमारे ऊपर ना गिर जाए। अब खुदा जाने इसके पीछे और क्या क्या चीजें मनवाई जाएंगी, क्या है। अब आप अभी देखिए 28वीं आ रही है ना, 28वीं में बहुत सी चीजों का पता लग जाएगा कि पीपल्स पार्टी कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। अगर आप 2 मिनट आप मुझे दें तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं बड़ा इस हादसे के बाद से और फिर सबके बयान देख रही थी और सोच रही थी। 25 दिन पहले एक टेक्नोक्रेट शख्सियत है, मुशर्रफ के साथ भी होते थे वो, और काफी सारे 2-3 और लोग भी हैं। उन्होंने मतलब मुझे कहा कि हम लोग एक कमेटी बना रहे हैं बड़े मतलब कराची के मसाइल वगैरह के लिए, तो आप उसमें शामिल हो, आप एक तवाना आवाज हैं। और ये और पता चला कि बस सूबों की बात हो रही थी। अब मैंने तो सॉरी कर ली, मैंने कहा भाई, मैंने कहा आप मुझे बख्शो, और ना ये हमारी पार्टी का मौकफ है ना वो उस तरह, मुझे किन चीजों में मैंने कहा आप लोग खसीदते हैं, मैंने माफी सॉरी कर ली। उसके बाद 15 दिन बाद पता चला कि काफी 2-3 और लोगों से भी बोला, मैं आपको नाम नहीं बताना चाह रही, तो उन सब ने मना कर दिया कि नहीं भाई ये ऐसा इशू है, हम इसी इशू के ऊपर हम नहीं करना चाहते। तो मैंने उनको ये बोला था, मैंने कहा मुझे पता है कि आपकी डोरें कहाँ से हिल रही है, तो जब उन्होंने प्लेट में रख के सिंध दिया तो डायरेक्ट खुद क्यों नहीं बात करते। मैंने कहा उनको वापस से सिंध कार्ड क्यों पकड़ा रहे हैं। अभी बताती हूँ कि 25 दिन बाद क्या हुआ कि अब उसका मौकफ हमारे सामने उसका बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब आप आ जाए, अब ये जो इस पर गुफ्तगू होती है वो कि सिंध के मसाइल कैसे हल करने हैं। आप समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, और मैं इसकी गवाह हूँ। इसलिए कि मतलब मैंने इस चीज का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। तो ये जो 18वीं टीम नहीं इकट्ठी हो रही है जी, वंडर बॉय की टीम तो इकट्ठी नहीं हो रही है। नहीं, ये आई डोंट नो, मतलब कि आप देखिए इनके पास सिम कार्ड होता है। अगर मतलब कोई खड़ा हो जाए कुछ लोगों की, और ये सूबे अलहदा की बात हो, तो हमारे सिंध में जिसको नहीं भी समझ होगी ना कि ये सूबे बनने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो बंदा मतलब आपको पता है जज्बाती कौम, ओ सूबा तकसीम हो रहा है, ये तो बाहर मतलब जिसका निकलेगा, मतलब ये बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं आपको कैसे बताऊं, सही कहा कि ये बहुत इसके ऊपर बात नहीं हो सकती। तो अगर ये इशू को उठाने का मकसद है पीपल्स पार्टी को मजबूत करना, कि वो सिंध कार्ड वापस लेके सड़कों के ऊपर, और उसके बाद बेजा होगी कि इन्होंने सूबों की इस तहरीक को या हमारे सिंध को 2 टुकड़े करने की तहरीक को रोका, तो ये खिचड़ी बहुत पक रही है। आपको और मुझे जितनी चीजें नजर आती हैं ये सामने ही है। तो आप मतलब लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। नहीं, बात कीजिए, आप बात कीजिए। नहीं, इसी मतलब ऐसे ही है। आप देखिए कराची की किसी बिल्डिंग में, हमारी वाली बिल्डिंग में 9th फ्लोर पर जाए तो अब्दुल्ला शाह काजी का मजार नजर आता है, फिर आप छठे पे चले तो नजर नहीं आता, बस दीवार नजर आती है। तो आप और हम इस वक्त वहां पर खड़े हैं कि हमें सिर्फ दीवार नजर आ रही है, हमें ये नहीं पता कि दीवार के पास है क्या, दीवार के पार क्या। बहुत वो कहते हैं ना कि वो आपको और हमें नहीं पता, ये बहुत ऊपर की बातें हैं जो बाला ही बाला बंद कमरों में ये डिसाइड होता है। वो कहते हैं ना एक शतरंज की बिसात बिछी हुई होती है, और वो फिर आप और हम जैसे सोचते हैं कि ये खेल है जंग की तरह का, ये जंग है खेल की तरह की, कि कोई मोहरा रहे कि जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आंच ना आए। तो ऐसी ही चल रही है, और इस जंग के और इस खेल के ऐसे ही असूल हैं, दिखता हमें कुछ है और होता कुछ है। एग्जैक्टली सही कहा आपने मैम, आपका पॉइंट आ चुका है। किरण खान, आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। ओपोजिशन लीडर्स जो है उनके नोटिफिकेशन जो है वो तो खुश आइंद है, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि बानी पीटीआई से जो मुलाकात है वो एक आइनी और कानूनी हक है जो कि इस वक्त किसी को नहीं मिल रहा। अडाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों की कुरान खानी और कारकुनान का इज्तिमा, क्या पुरअमन एहतजाज नहीं है? फिर रात को हम देखते हैं कि अडाला जेल के बाहर कारकुनान की गिरफ्तारियां जो हैं वो भी सामने आई हैं। देखिए आकाशा, जो बानी पीटीआई से उनकी बहनों की मुलाकात है, अगर बहन के हवाले से देखा जाए वो तो उनका कानूनी हक है कि वो उनसे मिलें, और लेकिन वहाँ पे जब सियासी एक एलिमेंट शामिल हो जाता है, सियासत आ जाती है, जैसे सियासी लीडर के तौर पर आप जब मिलते हैं और बाहर आके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और फिर वो जो आपका एक तमाम चीज़ होती है वो हमारे सामने है कि किस तरीके से वो चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब आप रियासत की रिट को चैलेंज करते हैं तो बहुत सारे मसाइल फिर सामने आते हैं।
पुरअमन एहतजाज ज़रूर होता है। बहुत बार मैं भी वहाँ पर गई हूँ और मैंने ख़ुद भी देखा है, लेकिन वहाँ पर दफ़ा 144 भी नाफिज होता है। मगरिब के अज़ान के बाद जब शाम का टाइम आता है तो वहाँ पर लोग, क्योंकि उस हदूद में डाला जेल के बाहर नहीं आप कर सकते, लेकिन जब वहाँ पर एक बड़ा मजमा जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो आप एक तरह से वहाँ पे रियासत की रेट को चैलेंज करें तो वहाँ पे तो फिर कानून हरकत में आता है। हाँ, अलबत्ता जिस तरीके से वहाँ पर मुंतशिर किया जाता है, फिर वहाँ पर क्योंकि एक बड़ा जो मजमा है वो दिखाई देता है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन काफ़ी टाइम से 2 महीने पहले जब मुलाकातें हुई, उसके बाद 2 महीने के बाद जब उनकी एक बहन को मुलाकात करने दी गई, उसके बाद जैसे चीज़ें बाहर निकली और हुई सारी, अब वो हमारे सामने है। अब फिर से उस चीज़ को गुजरे हुए 1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मुलाकात, जैसे आज मुलाकात का दिन भी था, लेकिन वहाँ पर उनकी बहनें जाती हैं, सियासी कारकुनान जो है उनके जाते हैं, सियासी लीडर भी जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ा मजमा लग जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें फिर उसके अंदर होती हैं। इस वजह से भी हुकूमत कहती है कि भाई आप जाएँ, आप मिल के खामोशी से आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन वहाँ से जब इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, यही तो नहीं कहती है। देखिए इंस्ट्रक्शंस जब हुकूमत का मौक़िफ़ दोहरा रही है खामोश रहे चौधरी साहब। जब इंस्ट्रक्शंस वहाँ से कुछ और आ जाती हैं, आप लोगों को पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन पॉइंट ही बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है। मतलब हुकूमत इजाजत ही तो नहीं देती वहाँ पर। नहीं, इजाजत देखिए हुकूमत ने दी ना, जब उनकी बहन को दी तो बाहर आके फिर जिस तरीके से चीजें मैनिपुलेट होती हैं, इससे पहले ये चीजें नहीं हुई थी, पहले भी होती हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ तो पूरा आने दे। हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं है शकील साहब जी, हर एक इंसान का अपना मौक़िफ़ है। आपने अपना तज़किया दिया, देखिए उस तरीके से, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे जाके कवर करती रही हूँ, मैंने ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को जाके भी देखा है, रात के 12 बजे तक भी। हाँ, जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है सर्दी की रातों में, वो गलत चीज़ है। अगर वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज करके उनका भी बनता है, अगर मुलाकात का वक्त 5 बजे तक है, 5 बजे ख़त्म हो गए, नहीं मिलने दिया तो फिर तो आ जाए। और अगर आपने एहतजाज करना है, सड़कों पर आना है, तो फिर आप पूरे मुल्क में आएँ और फिर आप हर जगह पर आके एहतजाज करें। और ऐवान के अंदर आपको जो पोजीशन मिली हुई है, वहाँ पर आपकी सीटें हैं, अच्छी खासी आपकी वहाँ पर मेंबर्स हैं, तो वहाँ पर आपकी हर चीज़ की डिबेट आपकी होती ही सिर्फ बानी पीटीआई के ऊपर है। उसके अलावा वहाँ पर वैसे भी अगर देखा जाए, चाहे सेनेट के अंदर बात की जाए, चाहे नेशनल असम्बली के अंदर बात की जाए, दोनों जानिब, दोनों ऐवानों में बानी की ज़ात के अलावा किसी एक टॉपिक पर आज मुझे बता दें जहाँ पर कोई पीटीआई का लीडर जिसने कोई बात की हो, नहीं अवामी मसाइल। देखिए अवाम ने अगर भेजा है, ठीक है, आपका लीडर है, लीडर से मिलने का आप हक रखते हैं जी, हम भी कहते हैं और हर कोई इस चीज़ को मानता है, कानूनी तरीकाकार है, आप उनसे मिलने दें। लेकिन अवाम ने भी तो आपको भेजा है ना ऐवानों में, तो अवाम का क्या कसूर है कि आप उनको किस चीज़ की सजा दे रहे हैं कि किसी एक टॉपिक पे भी आप उनके किसी एक मसाइल पे बात नहीं कर रहे। पीटीआई ने आवाज़ उठानी है तो उनके मसले हल होने हैं अवाम के। नहीं, हर एक का हक होता है। देखिए शकील साहब, ये नहीं है कि किसी एक ने, अपोजिशन इसीलिए होती है कि वो हुकूमत को टफ टाइम दे, तो दे ना हुकूमत को टफ टाइम, क्यों नहीं दे रहे? उल्टा हुकूमत ने अपोजिशन को टफ टाइम दिया हुआ है। पूरा मौका मिलेगा। 250 मुकदमा दर्ज हो गए और ये तो फिर देखिए आप इस तरीके से होती हैं चीजें, तो ये तो फिर आपको भुगतना पड़ता है। क्या नवाज शरीफ पे नहीं हुए, क्या बाकी पार्टीज के ऊपर नहीं हो, हर एक ने अपने अपने हर टाइम। देखिए ये हमारे किरण शकील करार साहब को पानी पिलाते हैं, सो इस पे भी बात करेंगे। बैरिस्टर गौर का कहना है कि जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग कानून हाथ में लेते हैं। और फिर एक मर्तबा से ये बयान जो है सामने आया कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली लोग जो हैं वो बाहर आएंगे। क्या ये बयान अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश है? इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहेंगे। जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाएं तो लोग कानून हाथ में लेते हैं, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का। शकील करार साहब, मुझे लग रहा था कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या ये बयान जो है वो आप समझते हैं कि अदलिया पर एक दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? ये किसने कहा है? ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जब इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर लोग कानून हाथ में ले लेते हैं। देखिए वो आप ये सवाल वो आप डाल रहे हैं आवाम के पास, आवाम के सामने सवाल लेके आ रहे हैं कि आप इस नहज पे हालात को ना लेकर जाएं कि जहां पर वापसी के रास्ते बंद हो जाएं, और जब आवाम देखती है कि उसको आगे कुछ नजर नहीं आ रहा और पीछे खाई है, सर तो कौन सी आवाम? वो तो ऑलरेडी पीटीआई के लोग, पीटीआई ऑलरेडी अपने आप को बंद गली में ले जा चुकी है। आवाम की मकबूल तरीन जमात है। अगर एक कहा जाता है अभी तक एंकर बोले तो मैं जवाब दूंगा, अगर एक एंकर बोले तो जवाब दूंगा, दो बोले तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी शकील करार, बारी बारी बोल ले, बारी बारी सवाल कर ले। पहले सवाल किसका? सवाल नहीं किया, पहले सवाल आपका था आकाशा। किरण प्लीज क्रॉस टॉक मत कीजिए। हाँ नहीं करे लेकिन जब मैं खामोश हो जाऊं फिर कर ले कि
आवाम की बात वो कर रहे हैं कि आवाम को आप इस नहज पे ना लेके जाएं कि जहां वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। जब रास्ते बंद हो जाएंगे, आवाम को कुछ नज़र नहीं आएगा, अंधेरा होगा, तो फिर वो कानून को हाथ में ले सकते हैं। उनका कहने का मकसद ये था कि आप हुकूमत के लिए वार्निंग थी, ये वो नहीं कह रहे कि आवाम ले जाएगी, लेकिन जब तंग करेंगे तो फिर आवाम क्या करेगी, कहाँ फिर जाएगी? एक और बात भी है ना कि सलमान अकरम राजा साहब ने दावा किया कि इमरान खान का जो मामला है वो अक़वाम मुत्तहिदा तक भी पहुंच चुका है, और ये क्या बैनुल अक़वामी दबाव जो है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा नहीं समझ रहे आप इस देखिए वक्त? ना, जब सफारती सतह पे आपकी जब मुलाकातें राब्ते होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं। हमारे यहाँ तो सब ये ना प्रेसेस जारी होती है कि दो तरफा अमूर, कितने की सूरत हाल और तजारत और सब बात हुई, बाकी डिटेल आज तक ना आई है ना कभी आएगी। लेकिन ये तो हकीकत है कि जो सफ़ीरों की मुलाकातें या बाकी जो सफारतकारों की मुलाकातें वज़रा से या दीगर अहम हुकूमती लोगों से होती हैं, तो उसमें सिर्फ ये दो तरफा अमूर की बात नहीं होती, और बहुत सी बातें होती हैं। कुछ माजी में जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो भी आ चुकी हैं। JUI मौलाना फजल रहमान के हवाले से रिपोर्ट है, बाकी सियासतदानों के हवाले से रिपोर्ट्स थी वो आ चुकी हुई हैं। तो इसलिए हम में इस बात को ज़हन में रखा करें कि यह जो सफ़ीर मुलाकातें करते हैं या बाकी सफारतकार नीचे लेवल पर मुलाकातें करते हैं, तो सिर्फ उसमें एक टॉपिक या एक इशू पे बात नहीं होती, बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं और उनको फिर उसी तरीके से डील किया जाता है। तो पैगामात भी आते हैं जब एक पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर हैं UK के या अमेरिकन कायम काम सफ़ीर है, तो उनकी अगर महीने में 2-3 मुलाकातें मुख्तलिफ सियासतदानों से होती हैं, तो वो यकीनन बहुत सी बातें होती हैं और ये बातें भी हो सकती हैं। देखिए ना, PTI दुनिया भर में मौजूद है ना, जितनी पजीराई PTI को बैरून मुल्क से मिलती है, फंड्स मिलते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर चाहे इतने फंड ना मिलते हों, तो लोग तो मौजूद हैं। और जहाँ जहाँ उनको लोगों को मौका मिलता है, चाहे वो UN का प्लेटफार्म हो या कोई और हो, तो वो PTI के लोग आवाज़ उठाते हैं, अपने लीडर के लिए आवाज़ उठाते हैं। देखिए ना, आप यहाँ बात हो रही है कि जी आवाम के इश्यूज़ के तहत हुकूमत जा ही नहीं रही है। पंजाब में आपकी हुकूमत है ना, तो आवाम के इश्यूज़ हल करके दिखाएं, खाली रोडे साफ करा दें, वो तरजीहात ही नहीं को आप लाइसेंस टू किल दे दें, तो ये आवाम के मसाइल आप हल कर रहे हैं। लोगों को आप मार रहे हैं, लोग या तो भूख से मार रहे हैं या CCTV के जरिए मारे जा रहे हैं। नहीं सर, ट्रैफिक पुलिस के चालानों से भी मार रहे हैं। हाँ, वो भी मार रहे हैं। एक जो जिसकी मजदूरी 500 रुपया पर डे है, उसको 2000 रुपया चालान करेंगे तो एक हफ्ता कहाँ से खाएगा वो? एक हफ्ता वो कहाँ से खाएगा? इस पर बड़ी खौफनाक रिपोर्ट्स बन रही हैं, लोग खुशी पर तैयार हो चुके हैं। असगर चौधरी साहब, मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, अवामी पार्टी है, अवाम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो PTI के साथ है, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन अगर यही सारी तमाम तर चीज़ें हैं तो फिर अभी तक बानी PTI जो है वो बाहर क्यों नहीं आई? ये भी एक सवाल आपके सामने रखूंगी। और इसके साथ एक साल से ज़्यादा अरसे से इमरान खान और बुशरा बीबी को ज़मानत ना मिलना और अपीलों का ना सुनना, क्या अदलिया की आज़ादी पर सवाल नहीं उठाता? जी बहुत शुक्रिया काशा। देखें, इसमें एक तो मैं सबसे पहले ज़मानत ना मिलने की वजूहत के ऊपर भी ज़रा बात पहले कर लूँ। देखें, इस पे कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल जमात है, और उसका इतना ज़्यादा खौफ है कि चौथी मरतबा इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात आपने मुलतवी कर दिए। क्यों? कि आपको पता था, वो आपके पास सर्वे रिपोर्ट आ जाती है कि जनाब आपका तो यहाँ पर मुश्किल से कुछ चीज़ आप निकाल सकें, और ये भी मुमकिन नहीं है कि चूँकि बल्दियाती जो इलेक्शन होते हैं वो गली महल्ले की सियासत होती है ना, तो वहाँ पर तो फॉर्म 45 और 47 का वो कोई खेल भी नहीं होता है। तो ये अंदाज़ा है एक जमात की मकबूलियत का और एक गैर मकबूल जमात का। मेरी कुलीग ने बात की कि अडयाला जेल के बाहर जाके वो सियासी बात करते, तो भाई उन्होंने सियासी बात ही वहाँ पर कर दी है ना। उन्होंने वहाँ पर आलू टमाटर के रेट तो वहाँ पर नहीं बताने, और अंदर से भी अगर जो बानी PTI से मुलाकात हो रही है उसकी बहनों की या पॉलिटिकल पार्टी की या वकला की, तो उन्होंने भी वहाँ पर सियासी गुफ्तगू ही करनी है, कुछ हदायत ही देनी है। उन्होंने ये नहीं बताना है कि जाके अंडा ऑमलेट इस तरीके से बनेगा। ये हुकूमत का सियासी लीडर खौफ नहीं है है, ना। वो बहनें सियासी लीडर नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा खानदान सियासत में नहीं है, तो वो आके प्रॉपर सियासत करते हैं। आप क्या करें बहनें? फिर उनकी पार्टी में वो डिक्लेयर कर देंगे अपनी पार्टी में कोई ऐसा मरियम नवाज साहबा भी तो सियासत में नहीं थी। नहीं, ऐसा फिर आप कह देंगे वो भी तो अपने वालिद साहब के लिए निकली थी। किरण, आप हमने बिल्कुल उनको सपोर्ट उस वक्त किया था। जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उस वक्त हो रहा था, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है। जो आजकल बानी PTI उनकी बहनों के साथ हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। सियासत को इस नेज तक ना ले जाए, और फिर अगर आप कह देंगे उनके साथ अवाम नहीं है, वो गैर मकबूल है, तो ज़रा आप इजाज़त तो दे के देख लेना, उन्हें कहे चले एक आए एक जलसा ही कर लें।
इस्लामाबाद में कर लें, चले लियाकत बाग में नहीं देते, पिंडी में, इस्लामाबाद में ही कर लें। फिर आप देख लीजिएगा कितने लोग आते हैं, यहाँ से वो लोग जाते हैं तहरीक तफज़ आईन पाकिस्तान वाले। ना असगर चौधरी साहब के अभी तक फिर बानी पीटीआई बाहर क्यों नहीं आए? सवाल तो ये मैं उसकी जानब आ रहा हूँ, सिर्फ ये आखिरी पॉइंट, यहाँ से वो बेचारे लाहौर जाते हैं तो आप उनकी गाड़ियों के ऊपर पथराव करवा देते हैं। अब आपने एक बात की है जो बाहर क्यों नहीं आई, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो न्यायालय है ना, उनकी जो वकला की टीम है, ये उसकी न्यायालय है, और जिसकी सरबराही कर रहे हैं ये हजरत साहब सुलेमान अकरम राजा साहब, और पीटीआई के खुद लोग हमारे कानों में ये कह रहे हैं कि जब तक सुलेमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, ना तो खान साहब बाहर आ सकते और ना ये पार्टी किसी एक पेज के ऊपर आ सकती है। एक नाम तो ले सर, बहुत से लोग हैं और बड़े खुल के वो बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर इतने ग्रुप है। अच्छा, इसके अंदर सफ़र कौन कर रहा है, या बानी पीटीआई जेल के अंदर या कारकुन बाहर, दरमियान की जितनी लीडरशिप है। मुलाकात होगी वो अंदर जाके अगर कोई भी बात करेगा कि ये सही पार्टी में काम नहीं कर रहा तो उसको निकाल दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर के साथ निकलवाते हैं ना जाके, वो कानों में क्या है, वो भी अभी तक बानी पीटीआई की रिहाई नहीं करवा सके, तो क्या उनको भी निकाल दिया जाएगा? बिल्कुल, वहां पर खान साहब के कानों में बस कहने की देर है कि फलाना बंदा ठीक नहीं है। अली अमीन जो सारा कुछ कर रहा था उनके लिए, जो राब्ते भी जिसके थे, मुलाकातें भी जो कर रहा था, उसे उठा के बाहर कर दिया। यही तो इल्जाम है कि राब्ते दोनों तरफ थे। तो ज़ाहिर सियासतदान ने तो राब्ते दोनों से ही रखने ना जी। आप सिर्फ टकराव से तो बात नहीं बढ़ती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस जो है ना, वो इस वक्त है तो बैरिस्टर गौर अली खान है और अली मोहम्मद खान है। जब इस जैसे लोग आगे आएंगे, बातचीत करेंगे तो रास्ते निकलेंगे। देखे अचकज़ई साहब आ गए ना, अपोजिशन लीडर, आज सारी पीटीआई को अंदर तकरीरों पर लगा दिया, वरना क्या था, पीटीआई डेस्क पे जाती थी, नारे लगाती थी और वॉकआउट करके बाहर आ जाती थी। मतलब ऐसा ऐसा हालात बेहतर हो जाएंगे। जी देखे ना, अचकज़ई साहब समझदार से 5 साल लग जाएंगे मजीद। हाँ, वो शायद 10 साल लग जाए। मतलब पीटीआई जब बैठ के बात कर रही है। किरण, इख्तियार वली का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकरात से भाग गई है। क्या पीटीआई वाकई मुज़ाकरात चाहती है या सिर्फ एहतजाजी सियासत ही करना चाहती है? देखिए, आकाशा मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगी वो मुज़ाकरात, अगर देखिए मुज़ाकरात जो हैं बार बार तो कर चुके हैं, अब आप कहती तो मान लेते। मुज़ाकरात जो हैं, देखिए पीटीआई अगर संजीदगी से चाहती तो अब से साल पहले भी हो चुके होते, और अब भी अगर चाहती है तो हो जाएंगे, लेकिन पीटीआई खुद अपने आप को बंद गली में लेके जा रही है। देखिए पीटीआई, इमरान खान अगर आज चाहेगा कि मुझे मुज़ाकरात करने हैं, मुझे डील करनी है, तो कोई इंसान उसको नहीं रोक सकता। और मेरे कुलीग ने कहा साथ में कि वो डेफिनेटली जेल से बाहर आकर अंडे टमाटर नहीं बेचेंगे, तो मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि वो अंडे टमाटर बेचेंगे, वो उनके वकला का काम है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में बात करेंगे। लेकिन उनकी बहनें जिस तरीके से आके चीजें, इसका मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी पर उनको ट्रस्ट ही नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनकी बात को एज इट आके बाहर, या उनकी सियासत पर है। सियासत देखिए, सियासत करें, सियासत से तो हम कह रहे हैं कि सियासत से कोई नहीं रोक रहा है। अपोजिशन में बैठ के भी ना ही अपोजिशन कर रही है ना सियासत कर रही है। आपने अपना पॉइंट दे दिया, आप मुझे मेरा पॉइंट देने देंगे तो मैं बात करूंगी। अगर आपने बात करनी है तो मैं खामोश हो जाती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं खामोश हो जाती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। जल्दी से बताएं प्लीज, अपना पॉइंट सामने रखिए ताकि देखिए मुज़ाकरात हुकूमत भी संजीदा हो और अगर पीटीआई भी संजीदा होगी तो टेबल टॉक के जरिए ही मसाइल का हल होगा। कल राना सनाउल्लाह ने जो है सेनेट के अंदर भी ये बात दोहराई थी, बार बार जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी ये बात करते हैं। फिर अगर पीटीआई भी चाहती है, फिर पीटीआई चाहती है पीटीआई की रिहाई, जो एक मुलाकात रिहाई को भी बाद में रखते हैं, मुलाकात जो है वो करवा दी जाए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ जो उनका कानूनी हक है और हुकूमत को चाहिए कि वो उनकी मुलाकात करवाएं। देखिए हर सियासी कैदी का, आपने बात मुकम्मल करा दी, लेकिन देखे इसमें डील और मुज़ाकरात में फ़र्क है। किरण देखे, डील और मुज़ाकरात में फ़र्क है। जो पीटीआई मुज़ाकरात चाहती है, डील नहीं चाहती। बातें करें डील या डील, चौधरी साहब आप बातें करें डील है कि डील है। नहीं, इन्होंने बात की ना, मैं चाहती हूँ कि किरण भी इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे व्यूअर्स के सामने रखे। अच्छा, मुझे बात ही नहीं करनी दीजिएगा तो मैं ऐसे बात नहीं करूँगी। देखिए मैं तो चाहती हूँ कि उनका सियासी एक हक है, हर सियासी कैदी का अपना हक है कि उनकी फैमिली की उनसे मुलाकात हो, उनके वकला की उनसे मुलाकात हो। डेफिनेटली एक पार्टी का लीडर है, चेयरमैन है, जिसने अपनी पार्टी बनाई है, उसकी इंस्ट्रक्शंस के बगैर पार्टी फैसले नहीं करेगी। लेकिन पीटीआई के अंदर जो फैसले हो रहे हैं, ठीक है, जो हमें नहीं पता कि खान अंदर से क्या चीज़ कह रहा है, बाहर आके किस तरीके से, क्योंकि जहाँ पे हर एक बंदा पीटीआई में खान के नाम को यूज करके अपनी सियासत को चमका रहा है और ये सबको पता है। क्योंकि अगर कोई भी लॉयल होता, उस तरीके से चीज़ें होती तो कुछ तो हमें नजर आता कि बानी की रिहाई के लिए कोई चीज़ें तो हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे तो हमें सिंगल टाइम पे भी 1% भी फील नहीं हुआ कि कभी जेन्युइन जो है वो कोशिशें की गई हैं उनके वकला की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से बड़ी बड़ी तकरीरें
कर दी जाती हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, जब बात प्रैक्टिकल आती है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज की आती है, वहाँ पे तो हमें कुछ और दिखाई देता है। बड़े बड़े एहतजाज भी कर लिए, उसमें आम आवाम ने सफर किया, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं आया। कि बानी पीटीआई आज चाहे तो वो बाहर आ सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बानी पीटीआई बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल आ ऐसा सकते है। हो। आज वो डील कर लें तो वो बाहर आ जाएंगे। चलें भाई, आपका पॉइंट आ चुका है किरण, बहुत शुक्रिया। सायरा बानो साहिबा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज की एक ताज़ा रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने आई है, और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में घरेलू तालीमी खराजात 280 अरब रुपए, सरकारी बजट 220 अरब रुपए है से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या ये तालीमी इमरजेंसी का ऐलान करने वाली हुकूमत की नाकामी की एक वाज़ेह निशानदेही आई है, या ये निजी शोबे की तरफ रुझान एक मुस्बत तब्दीली आप समझती हैं? मैंने कहा हर सेगमेंट में आप कहती हैं कि सायरा बानो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अभी जो पिछला जो था उसमें लग रहा था कि मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं इस पे बहस करती हूँ, मतलब आप मुझे बताएं कि ये जो फैसले हैं आपको भी पता है कहाँ होने हैं, इसके ऊपर बैठ के मतलब हम अगर अपने सहाफियों को कहें तो सहाफी मतलब कहते हैं कि वो तो उस तरफ होंगे, उस तरफ क्यों कि थोड़ी सी बात होती है तो ये आपको ने देखा होगा कि गैलरी से वॉकआउट भी कर जाते हैं, फिर उसके बाद नीचे से कोई ना कोई मनाने जाता है, किसी रवैये की माफी मांगी जाती है और कहते हैं कि आ जाओ वापस आ जाओ। तो वो उनको ये होता है कि अच्छा भाई ये माफी बड़ी आम सी बात है और माफी मांग लेनी चाहिए। फिर मैं आपकी बात पर आती हूँ, असेंबली में अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करें। मैं भी उस असेंबली का हिस्सा रही हूँ जब आप अवामी इश्यूज पे हल्के फुल्के अंदाज में तनकीद कर लें तो आपके स्पीकर साहब सुनते हैं, वरना स्पीकर साहब कहते हैं आपका मौकफ आ गया। और मैं हैरान होती थी कि मेरा मौकफ तो भी मुझे खुद नहीं पता, इनको कौन सा कशफ है कि जो मेरा मौकफ इनके पास आ गया। और माइक बंद कर देना, ये कर देना, वो ऐसे बात करेंगे ना, बिजली की कीमत बढ़ गई, गैस हो गया, उस पर बात करने देंगे, लेकिन जो जेन्युइन अवाम के इश्यूज हैं जो कहीं डायरेक्ट कहीं जाके हिट करते हैं उसके ऊपर माइक बंद कर दिया जाता है। दूसरा, फिर जी खान की बहनें वहां पर नहीं है, वो तो सियासत में नहीं है, तो क्यों बेगम नुसरत भुट्टो सियासत में थी, अपने शौहर के लिए निकली, उससे पहले बेगम वली खान थी, फिर फातिमा भुट्टो साहिबा तो बाद में आई, उसके बाद फिर ये कलसूम नवाज साहिबा आई थी, बेगम इख्तियार वली आई थी। मतलब आज आगे इनके सारे जो हर बात सर आंखों पे सही कहा आपने, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ अवामी इश्यूज जो है उस पे भी हम बात कर लेना कि आपकी बात सही है, तो फिर ऐसी बहस ना किया करें। मतलब महसूल में टाइम है, अब किसी का रुझान उस तरफ हो, किसी का दिल उस तरफ हो, या टीवी पे बैठने का शौक हो, तो वो एक बेसरोपा बातें करनी और दूसरी मतलब पार्टी के लिए इस तरह की बात करना या वो करना, तो बंद गली में पहुंच गए तो कर लेना। क्या करें, निकलते हुए सारी पीटीआई रुकू में चली जाए, नाक रगड़े कि माफ कर दो, आप उसे क्या कहते हैं, बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो। आप बैठे 5 साल, हम अपने मुंह पे जिप लगा के बैठे हुए, मुल्क को लूटो फूटो कुछ भी करो, यहाँ पर आप आके आपने एयरपोर्ट आउटसोर्स करने हैं, आपने पीआईए बेचनी है, आपने रेलवे का इंजन एनएलसी का लगाना है, या आपने या क्या कहते हैं कि ये वजारत बहरी अमूर है जो आपने वहां पर डेक और बर्थ बेचने हैं एमिरेट्स को, आप बेच दीजिए, हम चुप बैठे रहेंगे। आप लोग ये चाहते हैं। उससे पहले बहस चल रही थी कि अवाम सिर्फ पीटीआई के फॉलोअर्स अवाम नहीं है। कोई भी आप मीडिया उठाकर देख ले, कभी सिंध की अवाम के ऊपर बात नहीं हुई। जब आप अदालत की या आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो वो ये ना हो कि यहाँ पर अगर कोई हमें सपोर्ट करता है तो उसके ऊपर अंधाधुन एफआईआर हो और उसके बाद जज सुने ना। अगर यहाँ पर सांगड़ में किसी कर्नल की जमीन के ऊपर जो कि उसने किसी और को दी हुई है, वो उसको फसल उगाने के लिए मकाते पर, उसके अंदर भैंस या बकरी चली जाए तो घर की औरतों को घसीट के वो थाने में नहीं लेकर आते। हम इस कानूनी बालादस्ती की बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ सारा फोकस पूरे पागल हो गए, सबका पीटीआई पे बात होती है, जुल्म की, पीटीआई पे जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाकी भी 25 करोड़ आवाम है, उनकी भी आप बात करें। बाकी इस हुकूमत जब बैठी क्यों हुई है, जब ये एयरपोर्ट नहीं चला सकती, जब ये पीआईए नहीं चला सकती, जब रेलवे खसारे में है, तो उसके बाद तालीम का यही हाल होगा। आप अपने दिफा का बजट देख लें, आप बाकी बजट देख लें, और पता नहीं 13 रुपए या 14 रुपए फी बच्चा आप रखेंगे तो उसमें से कौन पढ़ेगा। हर चीज का मसला आप इसको प्राइवेटाइज या आउटसोर्स करना कहते हैं, तो फिर ये वजीरों की फौज जफरे मौज
किस लिए यहाँ पर अय्याशियों करने के लिए बैठी हुई है, गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाने के लिए बैठी हुई है। पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं चाहती हूँ कि आप इस पे भी नजर डालिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड पॉलिसी साइंसेज की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक इस वक्त बहुत मतलब हुकूमत को कहे ना नाअहली तो खुल के सामने आ गई है। सवाल ये कर रही हूँ कि तालीम महंगी क्यों हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या रियासत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आईनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती नजर आ रही है आपको? सर बिल्कुल, यहाँ पर तो तालीम पर तवज्जो ही नहीं दी गई। जो उनकी एक रियासत जो बार बार कहते हैं कि माँ है, सबकी माँ, इसकी माँ, उसकी माँ, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है उस जिम्मेदारी से आप जब तक एक वो कहते हैं ना कि पढ़ा लिखा माशरा नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा तालीमी निज़ाम ही जीरो है। जो यहाँ पर जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जिन्होंने इतनी ज्यादा कि अब वो जो कहते हैं ना कि तालीम का मेयार ही प्राइवेट स्कूल समझा जाता है कि जहाँ पर आप ये हो। यहाँ पर कोई काउंसलिंग के लिए नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर एक खेप पागलों की तरह इंजीनियर्स की निकली जा रही है तो इंजीनियर्स की निकली जा रही है, डॉक्टर्स की निकल रही है तो डॉक्टर्स की निकल रही है। तो ये यहाँ पर पॉलिसी मेकर को सोचना होगा। जो बच्चे हैं उससे बहुत अर्ली एज में उनकी काउंसलिंग करके बच्चे से वो मतलब एक आपको अंदाजा होता है कि ये बच्चा किस शोबे में जाना चाहिए। यहाँ पर तो आपके पास सब्जेक्ट्स ही नहीं है। अब कोई वो जो कहते हैं, और जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनका हाल आप देख लीजिए। मेरे यहाँ कॉलेज कराची में सीडर कॉलेज है और डैनिंग्स कॉलेज है। मेरा बेटा 5 माह से वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं स्कूल वालों की बला से कि वो जा रहे हैं या आ रहे हैं, किसी बच्चे के अटेंडेंस लग रही है नहीं लग रही, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जी फीस तो डेफिनेटली फीस तो जा रही होगी ना? जी फीस जारी है। और मैं 2 माह से मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर अब तुम नहीं गए तो मैंने कहा उसके बाद आराम से मैंने कहा घर बैठो या गांव में जाकर तुमने बकरियां संभालनी है, बहन संभालनी है, संभालो। ये फीस कम से कम मैं इनको नहीं दूंगी। मैं इस फीस में तो मैं पता नहीं कितने बच्चे पढ़ा लूं, लेकिन मैं आपको स्कूल के मेयार का बता रही हूँ कि हर खराफात हर चीज वहां पर होती है सिवाय पढ़ाई के। लेकिन इस हुकूमत हमारे पास कोई और चीज ही नहीं है। बच्चों को यही नहीं पता कि बच्चों ने क्या करना है। अगर मैं जनूबी पंजाब की तरफ चली जाऊँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा, अब वहां पर सब्जेक्ट कौन से होते थे, मुझे हंसी आती थी। मतलब बॉटनी, जोलॉजी और पता नहीं कौन कौन से। अरे हमारे यहाँ पर कोई वो रिसर्च सेंटर ही नहीं है। और आप मुझे बताएं, एक कोट सफजल की बच्ची ये इसमें माइनिंग में और ये बॉटनी में और उसमें ना वो एमएससी करके बैठी हुई है। अब यहाँ पर क्या उसका होगा। तो बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या पढ़ना है क्या करना है। मैम आपके पॉइंट से तो ये लगा कि तालीमी बहरान पॉलिसी की नाकामी है और तरजीहात नाकामी है। बहुत शुक्रिया सायरा बानो साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। शकील करार साहब, किरण खान साहब और असगर चौधरी साहब, आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।